हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसमें दो देशों से शुरुआत होती है, बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मन, लग्जमबर्ग से कनेक्टेड है। ये उतना ही छोटा है जितना कि इंडिया का हरियाणा स्टेट है। बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब अगर हम बेल्जियम के मैप में देखें तो यह जो ऊपर का एरिया है ये है फ्लेमिश रीजन। इसमें 59% लोग रहते हैं जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो नीचे का एरिया है ये है वलोनिया रीजन। इसमें 40% लोग रहते हैं और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी बचे 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। बीच में आप जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। इसमें 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें ये पता चला कि जो कंट्री थी उसमें मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल में फ्रेंच स्पीकर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल अपोजिट थी। इस कारण से इनके बीच में टेंशन बढ़ने लगा। इसके दो रीज़न थे। पहला, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो ज़्यादा रिच और पावरफुल थी रिलेटिवली डच कम्युनिटी के, जिस वजह से फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा कारण ये था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन में बहुत तेज़ी से लाभ मिलता था। जब एक कम्युनिटी को ज़्यादा लाभ और दूसरी कम्युनिटी को कम मिलेगा तो टेंशन तो पड़नी ही है। 1950 से 1960 में बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी में ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी और जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स उसमें कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये प्रॉब्लम ज़्यादा फैलती उससे पहले बेल्जियम की गवर्नमेंट ने समझदारी का काम किया। उसने 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में 4 बार बदलाव किया जिससे शांति बनी रहे और कम्युनिटीज़ के बीच लड़ाई ना हो। क्या क्या बदलाव होते हैं चलिए जानते हैं। पहला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल हों। दूसरा, अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना होगा तो किसी एक ग्रुप की सहमति से नहीं बल्कि दोनों ग्रुप की सहमति से होगा। तीसरा, बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। चौथा, जो कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स उसमें अलग अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। पांचवा, इन्होंने इन सब के अलावा एक अलग गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। ये गवर्नमेंट अलग अलग मुद्दों के लिए बनाई गई जो कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज मुद्दों पर काम करती है। ये तीनों गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि बेल्जियम के अंदर जो दोनों कम्युनिटी हैं उनके बीच में शांति बनी रहे। इतने अच्छे सिस्टम को देखकर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए चुना जाता है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। ये एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में 74% सिंघाला स्पीकर्स हैं, मतलब सिंघाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं। पहला, तमिल नेटिव्स फॉर श्रीलंका, मतलब वो तमिल्स जो पहले से ही श्रीलंका के निवासी हैं। दूसरा, इंडियन तमिल्स, मतलब वो तमिल्स जो इंडिया के निवासी थे पर कई सालों पहले श्रीलंका आ गए थे एज अ टी वर्कर। 7% लोग क्रिश्चियन हैं जो सिंघाला और तमिल दोनों बोलते हैं। जो सिंघाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जो तमिल हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मेजॉरिटी टेररिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी मेजॉरिटी यानी कि सिंघाला को सपोर्ट करने लगी। उनके हिसाब से नियम बनाने लगी। पहला, 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट सिंघाला स्पीकर्स को जॉब्स और एडमिशन में फेवर करने लगी। मतलब जो 2 कैंडिडेट ने जॉब के लिए अप्लाई किया है
तो सिंघाला को जॉब मिल जाएगी, तमिलियन को नहीं। तीसरा, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वह धर्म के आधार पर भी भेदभाव करने लगी थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे नियम बना दिए थे जो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे और बुद्धिज़्म को बढ़ावा देते थे, बाकी रिलीजन्स को इग्नोर किया जा रहा था। तो तीनों पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट सिंघालास को सपोर्ट कर रही थी, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन्स के द्वारा सिंघालास को प्रमोट किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि जो उनकी मेजर पार्टीज़ हैं उनके लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उनको भी ये लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो जो तमिलियंस थे उनको लगा गवर्नमेंट कुछ तो करेगी नहीं, इसलिए उन्होंने खुद से स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। तमिल्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी और डिमांड करना शुरू कर दिया। इनकी पहली डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें। दूसरी डिमांड थी कि उनके रीजन में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए। तीसरी डिमांड थी कि तमिल पीपल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि सिंघालास को मिलती है। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने इनकी डिमांड नहीं मानी, उन्होंने तमिल्स की डिमांड को इग्नोर कर दिया। तमिल्स ने कहा कि अगर आप हमारी ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक सेपरेट कंट्री ही बना दीजिए नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, जिससे हम वहाँ पर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी मना कर दिया, नहीं मानी गवर्नमेंट, जिस वजह से तमिलियंस को बहुत गुस्सा आ गया। इस वजह से दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगी और कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जिस वजह से कई हज़ार लोगों की मौत हो जाती है और कई हज़ारों लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इस वजह से श्रीलंका में कई सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी। तो हमने दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि एक थी बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो ऐसा क्या हुआ कि ये खुशी खुशी रहने लगा और दूसरे में सिविल वॉर हो गई? तो इसका आंसर है पावर शेयरिंग। बेल्जियम में दो कम्युनिटीज़ के बीच पावर शेयरिंग हुई, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिली। दूसरी ओर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ पर सिविल वॉर देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना अच्छा होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? इसके दो रीज़न हैं, प्रूडेंशियल रीज़न और मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि उससे सोशल ग्रुप्स के बीच लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स होना टल जाता है, जिससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनना शुरू हो जाती है। दूसरा है मॉरल रीज़न, मतलब डेमोक्रेसी सही रीज़न से तब चलेगी जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होगी, गवर्नमेंट उतनी ही अच्छे से काम करेगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब किस किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें गवर्नमेंट की पावर को सेम लेवल में डिवाइड किया जाता है। गवर्नमेंट को अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तीनों की इक्वल पावर होती है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। तीनों ऑर्गन्स आपस में नज़र रखते हैं और चेक करते रहते हैं हर एक ऑर्गन को, ताकि इंश्योर किया जाए कि कोई एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना करे। इसलिए इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे सेंट्रल की गवर्नमेंट है। फिर उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल की होती है। फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल की होती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। मतलब अलग अलग लेवल
लेवल पर पावर शेयर हो रही है। क्योंकि ये पावर शेयरिंग वर्टिकल तरीके से होती है, इसलिए इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं और इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसा कि बेल्जियम वाले केस में देखा था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है वो इसी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली इंडिया में जो रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है वो भी इसी का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपने देखा होगा, इंडिया के जो वीकर सेक्शंस हैं SC ST OBC, इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। लास्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें जो पावर होती है उसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ और अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हों। इंडिया में भी कई सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन। इनके अलावा अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में और डिसीज़न में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।